सेल इंजरी, सेल डेथ और एडॉप्टेशन। इसमें पहले हम सेल इंजरी के बारे में बताएंगे, उसके अलावा सेल डेथ जो से दो तरह की होती है, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, उसके बारे में, और फिर जो सेल की एडॉप्टेशन वगैरह, जो सेल एडॉप्टेशन कर लेता है जैसे एट्रोपी वगैरह, इस सारे के बारे में। पहले इंट्रोडक्शन तो पैथोलॉजी में होगा कि इथियोलॉजी क्या होती है, पैथोजेनेसिस क्या होती है। इथियोलॉजी वो होती है कि डिजीज़ कॉज करने के जो फैक्टर्स, जो डिजीज़ कॉज करते हैं या डिजीज़ किस तरह से कॉज होती है, उसको हम इथियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन, बहुत सारी डिजीज़ होती है जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह, ये सारी जो है किस तरह से कॉज होती है, इसके क्या फैक्टर्स है, जैसे इन्वायरमेंट वगैरह, कुछ हेरिडिटरी भी हो सकती हैं, और इन्वायरमेंट फैक्टर, ये सब जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो है बेसिकली फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डिजीज़ कॉज करने में, उनको हम इथियोलॉजी कहते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होती है, पैथोजेनेसिस वो होती है कि मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़, के डिजीज़ जो है वो किस तरह से डेवलप हो रही है, और जब डिजीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर चेंज आता है सेल में, जो फिर स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं इंसान के ऑर्गन्स में, उन्हें उससे हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। उसके अलावा रिवर्सिबल इंजरी और इरिवर्सिबल इंजरी क्या होती है। जो रिवर्सिबल इंजरी है, रिवर्सिबल इंजरी वो होती है कि अगर सेल इंजर्ड हो गया है तो उसके बाद वो जो है वो रिकवरेबल होती है, जबकि इरिवर्सिबल जो है वो रिकवरेबल नहीं होती, उससे जो है डेथ हो जाती है। इरिवर्सिबल इंजरी से सेल की डेथ हो जाती है। बेसिकली रिवर्सिबल इंजरी वो होती है कि अगर सेल इंजर्ड हुआ है तो आफ्टर सम डेज वो जो है ना सेल जो से वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, मतलब कि ठीक हो जाए, सही, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल इंजरी। जबकि इरिवर्सिबल इंजरी वो होती है कि अगर सेल इंजरी हुई है तो वो जो है वो रिपेयर नहीं होती, बल्कि वो अल्टीमेटली लीड टू सेल डेथ हो जाती है, सही। अब ये जो है ये क्या है, बेसिकली पहले जो है इथियोलॉजी किसे कॉज ऑफ डिजीज़ कैसे होगी, या तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होगी, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होगा, ट्रॉमा वगैरह होगा, टॉक्सिन इन्फेक्शन वगैरह, इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मल्स वगैरह से जो इंजरी होगी, ये जो है ये बेसिकली फैक्टर्स है, इनसे डिजीज़ कॉज हो सकती है। फिर क्या होगा, फिर पैथोलॉजिकल मतलब कि फिर पैथोजेनेसिस होगी कि डिजीज़ की डेवलपमेंट होगी। फिर डिजीज़ की जब डेवलपमेंट होगा तो बायोकेमिकल चेंजेस आएगी, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ आएगी सेल और टिश्यूज़ में, मतलब कि उसकी जो सी मतलब कि उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज आ जाएगी, फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, सही। उसके बाद जो है साइन एंड सिम्टम्स आएंगे उस डिजीज़ के। उसके अलावा नॉर्मल सेल होता है, जब नॉर्मल सेल में इंजरी होती है या तो वो रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल जो है वो वापस बैक टू नॉर्मल सेल हो जाता है, मतलब कि रिकवरेबल होती है, जबकि इरिवर्सिबल जो है वो रिकवरेबल नहीं होती और वो अल्टीमेटली लीड टू डेथ होती है। डेथ जो है सेल डेथ जो है वो दो तरह की, नेक्रोसिस होती है, एक एपोप्टोसिस होती है। नेक्रोसिस जो है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ होती है। उसके अलावा काजेस ऑफ सेल डेथ जो है वो किस वजह से हो सकते हैं, एक तो जो है क्या बोलते हैं हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की वजह से भी जो है सेल इंजरी हो सकती है। कैसे कि हाइपोक्सिया क्या होता है, बेसिकली डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। इस्कीमिया क्या होता है कि रिडक्शन हो जाती है ब्लड सप्लाई में, तो उसे हम कहते हैं इस्कीमिया। और पहले अगर इस्कीमिया मतलब कि ब्लड की रिडक्शन हो जाती है तो अल्टीमेटली लीड टू हाइपोक्सीमिया भी हो जाता है। जब ब्लड नहीं होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी। उसके बाद टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन जो है वो कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट स्मोक वगैरह, इनसे भी डिजीज़ कॉज हो सकती है, सारे टॉक्सिन है। उसके अलावा इन्फेक्शन एजेंट जो होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजी वगैरह, ये भी जो है सेल इंजरी कर सकते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं कि मतलब कि जब बॉडी जो है वो पैथोजन के खिलाफ डिफेंड करती है तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे कि एलर्जी वगैरह, ये सारे जो है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ से भी सेल इंजरी हो सकती है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस से भी, फिजिकल एजेंट और एजिंग वगैरह जो है इनसे भी सेल इंजरी हो सकती है। उसके अलावा रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी तो वही जो रिकवरेबल हो जाए उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें क्या होता है, अगर हम डैमेज स्टिमुलस हटा देंगे तो सेल की जो मॉर्फोलॉजी और फंक्शन डैमेज हुए होते हैं वो वापस रिकवर हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी।
और इसमें जो से इसमें क्या होता है, जब रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो जो सेल है उसका जो इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, सेल के जितने भी कंटेंट है वो स्वेल अप हो जाते हैं। उसके अलावा जो मेम्ब्रेन है वो पल्प हो जाती है, मतलब कि छिल जाती है, इस तरह की हो जाती है। उसके अलावा साइटोक्रोमिक चेंजेस वगैरह, साइटोप्लाज्मिक में चेंजेस वगैरह आते हैं। माइलिन पिगमेंट जो माइलिन फिगर जो है वो अपेयर हो जाती है। उसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की। फैटी चेंज आता है, लिपिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, वाटर की एक्यूमुलेशन हो जाती है। उसके अलावा फैट वगैरह फैट चेंज आ जाते हैं, न्यूक्लियस की अल्टरनेशन हो जाती है। और जो क्रोमेटिन्स हैं वो क्लम्प हो जाते हैं। सेल डेथ जो है वो दो तरह की होती है, एक नेक्रोसिस होती है, एक एपोप्टोसिस होती है। नेक्रोसिस जो है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, और जो एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है मतलब कि प्रोग्राम नहीं होती है, एक्सीडेंट किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कि ट्रॉमा वगैरह हो गया उसकी वजह से, या तो अगर कोई टॉक्सिन वगैरह आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से जो सेल डेथ होती है वो नेक्रोसिस होती है। जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है वो एपोप्टोसिस होती है, सही। उसके अलावा अगर कोई सेल डेथ शो करे, अगर कोई जिसमें नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों के फीचर्स होंगे, उसे नेक्रोएपोप्टोसिस कहते हैं, उसे हम नेक्रोएपोप्टोसिस सेल डेथ कहते हैं। उसके अलावा एपोप्टोसिस और एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जबकि नेक्रोसिस जो है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, किसी ट्रॉमा की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद नेक्रोसिस क्या होती है, नेक्रोसिस सेल डेथ जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल डेथ। इसमें क्या होता है कि जो सेलुलर मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, और जितना भी सेलुलर इंजाइम्स वगैरह होते हैं, जितना भी कंटेंट होता है वो लीक आउट हो जाता है, और जब वो लीक आउट होता है तो वो सेल को डाइजेस्ट कर देता है। सेल को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से बेसिकली लाइसोसोम इंजाइम्स वगैरह होते हैं, इस तरह के लाइसोसोम डेराइव्ड इंजाइम्स होते हैं, वो जो है हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ सेल में। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि जब सेल डेथ होती है तो एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि यहाँ तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाती है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, और जितनी भी सेलुलर मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन वगैरह, ये सारी जो है डैमेज हो जाती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक चेंज क्या आता है, इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो चेंज हो जाता है, उसकी जो है अपेयरेंस है वो ग्लोसी हो जाती है, और उसमें जो है मेलाइन फिगर अपेयर हो जाती है। उसके अलावा न्यूक्लियस चेंज आता है। न्यूक्लियस चेंज में क्या आता है, न्यूक्लियस चेंज में पहला जो है प्रोकैरियोट्स पिकनोसिस होता है न्यूक्लियस चेन में। पिकनोसिस क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो स्वेलअप हो जाता, श्रिंकेज हो जाती है, न्यूक्लियस की श्रिंकेज हो जाती है, और बेसोफिलिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके अलावा अगर पिकनोटिक न्यूक्लियस जो श्रिंकेज न्यूक्लियस है, अगर उसकी फर्मेंटेशन हो जाएगी तो उसे कैरियोहेक्सिस कहेंगे। उसके अलावा जो कैरियोलाइसिस है उसमें डीएनए की ब्रेकडाउन हो जाती है। डीएनए जो है वो डीएनएज इंजाइम्स होते हैं, डीएनएज इंजाइम से जो है वो डीएनए की डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं डीएनए। उसके अलावा जब ये सब कुछ हो जाता है, फिर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, जो सेल डेड है, उसका न्यूक्लियस जो है वो 1 से 2 दिन में डिसअपेयर हो जाता है। उसके अलावा जो नेक्रोटिक सेल है उसका फेट क्या होता है कि जो डेड सेल है वो जो है वो रिप्लेस हो जाता है माइलिन फिगर, उसकी जगह जो है डेड सेल की जगह जो है वो माइलिन फिगर आ जाती है, और वो जो है माइलिन फिगर जो है 2 काम करती है। या तो वो खुद ही उसे फैगोसाइटोस कर लेती है सेल को, जो है नेक्रोटिक सेल को, या तो खुद ही खा लेती है, या फिर वो जो है दूसरे सेल्स को भेजती है, जो दूसरे सेल हैं उनको देती है, और वो जो है उनमें जो है फैटी एसिड होते हैं, वो फैटी एसिड से जो है यहाँ पे फैटी एसिड जो है वो उस सेल की डिग्रेड 3 तरह से होती है। एक तो माइलिन फिगर अपेयर हो जाती है, माइलिन फिगर जो है उसकी फैगोसाइटोसिस कर देती है, और यहाँ तो फिर जो फैटी एसिड होते हैं उस सेल में वो खुद ब खुद ही उस सेल को जो है वो डिग्रेड कर देते हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन कर देते हैं उसे। अब हम मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न करेंगे टिश्यू नेक्रोसिस का। टिश्यू नेक्रोसिस के मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न में पहले कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि इसमें जो अंडरलिंग टिश्यू का आर्किटेक्चर है ना, वो जो है वो प्रिजर्व रहता है 1 से 2 दिन तक, मतलब कि सेल डेथ होने के बाद भी जो अंडरलिंग टिश्यू आर्किटेक्चर है वो जो है वो प्रिजर्व रहता है, सही। और ये जो है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो है किस वजह से होता है, बेसिकली इस्कीमिया की वजह से होता है। जितने सॉलिड्स ऑर्गन हैं उनमें जो है
नेक्रोसिस होगा वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, लेकिन ब्रेन में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होता। सही। और इसमें क्या होता है कि लाइसोसोम एंजाइम जो है बेसिकली वो डाइजेशन करते हैं सेल की। उसके अलावा ये जो है ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की एग्जांपल है। किडनी में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा है। सही। इसमें क्या है, जो इनर आर्किटेक्चर है वो तो प्रिजर्व है, लेकिन टिश्यू नेक्रोसिस हुई है लेकिन इनर आर्किटेक्चर जो है वो प्रिजर्व है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑस्वी वगैरह में आते हैं ये। उसके अलावा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो होता है वो तो उसके अलावा जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है वो किस वजह से होता है, वो फोकल बैक्टीरिया की वजह से होता है। यहाँ भी कोई फंगस इन्फेक्शन वगैरह हो जाए उसकी वजह से। उसके अलावा जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है वो फोकल बैक्टीरिया में होता है, और जो फंगस इन्फेक्शंस होती है उनमें जो है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। सही। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी सेल की एक्यूमुलेशन हो जाती है। सही। जब ये इन्फेक्शन होती है या तो फंगल इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन होती है तो उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी सेल की एक्यूमुलेशन हो जाती है, और ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है ये ब्रेन में सीन होता है। ब्रेन में जो है वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है, और इसमें क्या होता है कि टिश्यू जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है सारा, और इसमें जो है वो वाइट क्रीमी येलो कलर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं मटेरियल की फॉर्मेशन होती है, जिसे पस फॉर्मेशन कहते हैं। बेसिकली इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में पस फॉर्मेशन होती है, और ये जो है ये बैक्टीरिया या किसी फंगस इन्फेक्शन की वजह से होती है। उसके अलावा गैंग्रीनस नेक्रोसिस है। ये जो है इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये जो है लिम्फ वगैरह में होते हैं, जो जैसे कि लेग वगैरह कॉमन जो है वो लोअर लेग में होता है। सही। इसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो लॉस्ट हो जाती है, और ये जो है और फिर जो है इसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। सही। अब जो गैंग्रेनस नेक्रोसिस है इसकी दो टाइप्स है, एक ड्राई नेक्रोसिस है, एक वेट नेक्रोसिस है। जो ड्राई नेक्रोसिस है वो ब्लैक कलर का होता है, और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती, और उसमें कंप्लीट ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है। जबकि जो वेट है उसमें जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो उसकी वजह से जो है वो स्वेलअप हो जाता है, जो जहाँ पर होती है वो जगह जो है वो स्वेलअप हो जाती है। और जो गैंग्रेनस अब केशियस नेक्रोसिस को केशियस का मतलब होता है चीज़ लाइक, तो ये जो है बेसिकली चीज़ लाइक नेक्रोसिस होता है। इसमें वाइट येलो कलर की अपीयरेंस होती है, जहाँ पे नेक्रोसिस हो जिस जगह पर नेक्रोसिस होता है वहाँ पर वाइट येलो कलर की अपीयरेंस आ जाती है। और लेकिन इसमें क्या होता है कि जितने भी टिश्यू वगैरह वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कोई टिश्यू का आर्किटेक्चर जो है वो प्रिजर्व नहीं रहता। जैसे कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में अंडरलाइंग टिश्यू का आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है, जबकि इसमें जो है कोई भी टिश्यू स्ट्रक्चर प्रिजर्व नहीं रहता, सब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर है वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है। उसके अलावा जिस जगह जहाँ पर नेक्रोसिस हो रहा होता है ना वहाँ पर ना क्या बोलते हैं मैक्रोफेजेस और अदर इन्फ्लामेटरी सेल की कोलेक्शन सराउंड हो जाते हैं। बहुत सारे मैक्रोफेजेस और दूसरे सेल्स जो है वो वहाँ जाके सराउंड हो जाते हैं और फिर फॉर्मेशन कर लेते हैं इन्फ्लामेटरी लीजन लाइक ग्रैनुलोमा बना लेते हैं, इन्फ्लामेटरी लीजन बना लेते हैं जिसे हम ग्रैनुलोमा कहते हैं। ये जो है लंग्स है, ट्यूबरक्लोसिस हुई है लंग्स की, इसमें केशियस नेक्रोसिस है। इसके सराउंड पे जो है मैक्रोफेजेस और दूसरे इन्फ्लामेटरी सेल जो है वो सराउंड हुए हैं इसके यहाँ पर, और इन्होंने जो है इसका जो है आर्किटेक्चर है वो भी प्रिजर्व नहीं है, और इसमें वाइट येलो अपीयरेंस आई हुई है। अब फैट नेक्रोसिस क्या होता है, बेसिकली इसमें जो है फैट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और फिर क्या होता है इसमें जब फैट की डिस्ट्रक्शन होती है तो उसके रिस्पांस में पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम जो है वो पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो रिलीज़ होते हैं, और वो पैंक्रियास और पेरिटोनल कैविटी में रिलीज़ होते हैं। बेसिकली फैट की डिस्ट्रक्शन होती है, उसके रिस्पांस में पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो रिलीज़ होते हैं, और वो जो पेरिटोनल कैविटी और पैंक्रियास वगैरह वहाँ चले जाते हैं। उसके अलावा जब फैटी एसिड कंबाइन होता है कैल्शियम के साथ तो वो ग्लॉसी लाइक अपीयरेंस देता है, चॉकी वाइट एरिया उस बना देता है, विजिबल होता है एज अ चॉकी वाइट एरिया, जिसे हम फैट सपोनिफिकेशन भी कहते हैं। बेसिकली जब चॉकी वाइट अपीयरेंस बन जाती है ना तो जो सर्जन्स हैं और पैथोलॉजिस्ट हैं उनको बहुत मुश्किल होती है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये किस तरह का लीजन है यहाँ पर। और जो ये फैट नेक्रोसिस हुआ हुआ है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में, पेनक्रियास में जो है ये फैट नेक्रोसिस हुआ हुआ है, और इसमें जो है ये चॉकी वाइट अपीयरेंस आई हुई है।
और जो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है वो क्या होता है, बेसिकली वो स्पेशल फॉर्म होती है नेक्रोसिस की। ये जब इम्यून रिएक्शंस होते हैं, तो फिर जब इम्यून रिएक्शन होते हैं तो क्या होता है कि जो एंटीजन और एंटीबायोटिक का कम्प्लेक्स जो है वो जो ब्लड वेसल की वॉल पर जाके डिपॉजिट हो जाता है, जो ये जो है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है वो सीवियर हाइपरटेंशन में सीन होता है। सीवियर हाइपरटेंशन में क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबायोटिक का कॉम्प्लेक्स जो है वो जो उसकी ब्लड वेसल की वॉल है वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस करवा देते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है पॉली आर्थराइटिस नोडोसा है। अब एपोप्टोसिस क्या है, बेसिकली प्रोग्राम सेल डेथ है। इसमें क्या होता है कि जो सेल के जो एंजाइम्स हैं सेल में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो अपने ही डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एपोप्टोटिक बॉडीज जो है इसमें अपेयर होती है। नेक्रोसिस में जो है वो मेलाइन फीगा अपेयर होती है, जबकि एपोप्टोसिस में जो है वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ अपेयर होती है। और इसमें क्या होता है, सेल जो है वो सेल के अपने ही एंजाइम, सेल के अपने डीएनए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट कर लेते हैं और ब्रेक डाउन कर देते हैं उनकी। और जो एपोप्टोसिस है वो बेसिकली कैस्पेप एंजाइम होता है। कैस्पेप्स की एक्टिवेशन से एपोप्टोसिस होती है। दो पाथवे, एक माइटोकॉन्ड्रिया पाथवे, एक डेट रिसेप्टर पाथवे को एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया पाथवे उसे हम इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। और बेसिकली ये दोनों पाथवे जो है ये कैपेस की एक्टिवेशन कर लेते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में एपोप्टोसिस होती है। उसके अलावा सेल डेथ के दो और पाथवे हैं, एक न्यूरोप्टोसिस होता है, एक बायोप्टोसिस होता है। ये दो पाथवे इसके ज़रिए भी सेल डेथ होती है। उसके अलावा आउटोफेगी क्या, आउटोफेगी बेसिकली सेल्फ ईटिंग होती है कि लाइसोसोम्स एंजाइम जो से वो क्या करते हैं, लाइसोसोम्स एंजाइम जो सेल को खा जाते हैं, सेल के अपने कंपोनेंट्स को खा जाते हैं। इसको हम आउटोफेगी कहते हैं। फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं सेल के अपने ही कंपोनेंट्स को। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो सेलुलर एबनॉर्मेलिटीज़ होती है। सेलुलर एबनॉर्मेलिटीज़ किस तरह होती है, बेसिकली ROS जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है उसकी वजह से, जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जब इंड्यूस होती है तो उसकी वजह से सेलुलर एबनॉर्मेलिटीज़ होती है। और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है वो बिलोंग करती है फ्री रेडिकल के ग्रुप से। इसमें क्या होता है कि ROS जो है वो तीन चीज़ें प्रोड्यूस करता है। एक करता है सुपर ऑक्साइड, एक सुपर ऑक्सीडेज की प्रोडक्शन करवाता है। सुपर ऑक्सीडेज जो है वो SODs के ज़रिए कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन परऑक्सीडेज में। हाइड्रोजन परऑक्सीडेज क्या करते हैं, अब हाइड्रोजन परऑक्सीडेज की प्रोडक्शन होगी तो अब हाइड्रोजन परऑक्सीडेज जो है वो उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है बाय ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज और कैटालिस के ज़रिए हाइड्रोजन परऑक्सीडेज की डिकम्पोजिशन हो जाती है। फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड रेडिकल फॉर्म होते हैं और ये दोनों जो है ये फ्री रेडिकल जो है दोनों को रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा हाइड्रोक्साइड रेडिकल की प्रोडक्शन होती है। अब हाइड्रोक्साइड रेडिकल क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड रेडिकल जो है वो तीन काम करते हैं। एक तो लाइपेज परऑक्सीडेशन, लिपिड की परऑक्सीडेशन करते हैं, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करते हैं और DNA डैमेज करते हैं। जब लिपिड की परऑक्सीडेशन होती है तो पैथोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, किस तरह के मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो जाती है तो प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है प्रोटीन और उनकी मिसफोल्डिंग हो जाती है। और DNA डैमेज होता है तो म्यूटेशन कॉज करते हैं। अब सेलुलर एडॉप्टेशन में पहला जो है वो हाइपरट्रॉफी आती है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में ऑर्गन का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है और जितने भी सेल में कंटेंट्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह, बाकी जितने भी ऑर्गेनिलीज है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनके साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब इसमें हाइपरट्रॉफी जो है फिजियोलॉजिकली भी होती है, पैथोलॉजिकली भी होती है। फिजियोलॉजिकली क्या होती है कि इन्लार्जमेंट हो जाती है यूट्रस की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके अलावा स्केलेटल मसल मास जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनमें जो स्केलेटल मसल मास है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ये भी फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है। अब पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी क्या है कि कार्डिक मसल जब हाइपरटेंशन होती है दूसरी एओर्टिक वाल्व डिजीज़ में, जब कार्डिक का उसमें क्या होता है कि कार्डिक मसल जो है वो इनलार्ज हो जाता है, तो ये पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है।
अब हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि सेल की रिप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, सेल इंक्रीज़ हो जाते हैं, सेल का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता लेकिन सेल के नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं हाइपरप्लेसिया में। जबकि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि हाइपरप्लेसिया में सेल के नंबर जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये भी फिजियोलॉजिकल ही होते हैं, पैथोलॉजिकल भी होते हैं। अब फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि जो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल ब्रेस्ट की एपिथेलियम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो क्या है, ये फिजियोलॉजिकल है। उसके अलावा जो लीवर रीजनरेशन और स्किन की रीजनरेशन होती है, इसको भी हम कहते हैं बेसिकली ये कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया, ये भी फिजियोलॉजिकल ही है, लेकिन फिजियोलॉजिकल में टाइप है कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया। उसमें क्या होता है, उसमें एग्जांपल कौन से, लिवर की रीजनरेशन और स्किन की रीजनरेशन। उसके अलावा पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया क्या है, पैथोलॉजिकल में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया होती है, ये पैथोलॉजिकल है। बोन हीलिंग वगैरह ये सारी पैथोलॉजिकल है। उसके अलावा एट्रॉफी क्या है, एट्रॉफी में सेल का साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है, सही। सेल जो है बेसिकली सेल का साइज श्रिंक कर जाता है, सही। इसकी वजह से जब सेल का साइज जब सेल का साइज डिक्रीज़ हो जाता है तो जो प्रोटीन सिंथेसिस भी है ना सेल में, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है और प्रोटीन की ब्रेकडाउन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, सही। ये है एट्रॉफी। अब एट्रॉफी की एग्जांपल्स क्या हैं, एट्रॉफी की फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स जो है, फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी क्या है, एजिंग जो है फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी है। उसके अलावा लिम्फ नोड की एट्रॉफी हो जाती है। उसके अलावा जो ड्यूरिंग एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, एम्ब्रियो होता है जब, तब उसकी नोटोकॉट की एट्रॉफी हो जाती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी एट्रॉफी फिजियोलॉजिकल है। उसके अलावा गुनेड्स की विद मेनोपॉज, जब मेनोपॉज हो जाती है तब गुनेड्स की एट्रॉफी हो जाती है, सही। ये फिजियोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल एट्रॉफी में क्या, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से अगर कोई जैसे कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है तो इंसान जो है वो वीक हो जाता है, उसके मसल्स की एट्रॉफी हो जाती है, इस्कीमिया की वजह से हो जाती है, ये पैथोलॉजिकल है। अगर कोई ऑर्गन हम यूज़ नहीं कर रहे तो उसका जो है सेल साइज़ है वो सेल जो है उसके श्रिंक कर जाएंगे ना, सेल का साइज़ उसका स्मॉल हो जाएगा, तो वो भी पैथोलॉजिकल एट्रॉफी है। उसके बाद जब डायबिटीज़ वगैरह में क्या होता है, जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होती है उनमें लेक ऑफ इनोवेशन होती है, मतलब कि नर्व की, मतलब कि वो इतना सेंस नहीं कर पाते, तो लेक ऑफ इनोवेशन की वजह से भी एट्रॉफी हो जाती है और वो पैथोलॉजिकल में, सही। अब मेटाप्लेजिया में क्या होता है, बेसिकली एक सेल इसमें क्या होता है कि एक सेल टाइप जो होती है वो दूसरे सेल टाइप में चेंज हो जाती है, इसे हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। अब मेटाप्लेजिया क्या है, बेसिकली मेटाप्लेजिया क्या होता है कि एक सेल टाइप जो है वो दूसरे सेल टाइप में चेंज हो जाता है, उसे मेटाप्लेजिया कहते हैं। अब इसमें एपिथेलियल मेटाप्लेजिया में क्या होता है, बेसिकली कि जो पेशेंट जो हमारे जैसा लंग्स होता है उसमें उसकी जो एपिथेलियम होती है ना वो जो होती है वो सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम होती है, सही। लेकिन जब कोई बंदा सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम है ना वो कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में उसकी। अब ये क्या हो गया कि ये मेटाप्लेजिया हो गया कि सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गई है, ये जो है ये मेटाप्लेजिया है, इसको मेटाप्लेजिया कहते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जब क्रॉनिक गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स वगैरह होता है उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है वो कन्वर्ट हो जाती है कोलमनार एपिथेलियम में। बेसिकली जो बैरथ एसोफेगस है उसमें ये होता है कि क्या होता है कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम वो नॉर्मल एपिथेलियम होती है, लेकिन ड्यू टू क्रॉनिक गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के वहाँ पे इतनी ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो रही होती है तो उसकी वजह से जो नॉर्मल एपिथेलियम है वो कन्वर्ट हो जाती है कोलमनार एपिथेलियम में। ये जो है ये मेटाप्लेजिया के एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन क्या है कि फ़ैट चेंज, इसमें क्या है कि फ़ैट चेंज को हम कहते हैं स्टीरोसिस। इसमें क्या होती है कि फ़ैट की जो है एक्युमुलेशन वगैरह हो जाती है, ये जो है कॉमनली हम उसमें देखते हैं, लीवर वगैरह में देखते हैं।
ये इतना करना नहीं है, बस इसका ये देख लेना ग्लाइकोजन क्या होता है। ग्लाइकोजन जो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन है, इसमें फैटी चेंज होता है, ग्लाइकोजन होता है, पिगमेंट होते हैं, ब्राउन पिगमेंट भी होता है, गोल्डन येलो टू ब्राउन कलर का पिगमेंट भी होता है। सही, इतना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पैथोलॉजी का क्लासिफिकेशन क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि इज़ अ कॉमन, इसमें क्या होता है जो डिजीज़ होती है ना बेसिकली कैल्शियम सॉल्ट की एबनॉर्मल डिकम्पोजिशन होती है। सही, उसके रिस्पॉन्स जब डिजीज़ होती है उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि एबनॉर्मल कैल्शियम सॉल्ट की डिपोजिशन होती है। सही, अब इसमें पहला जो है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या है, कैल्शियम की जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल होती है, लेकिन जो इंजर्ड टिश्यू और जो डेड टिश्यूज़ होते हैं ना उनमें इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है कैल्शियम की, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। उसके बाद मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होती है, मेटास्टैटिक में बेसिकली ये जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन ये हाइपर कैल्सीमिया की वजह से होती है। सही, और ये नॉर्मल टिश्यू में होती है। जब जाहिर सी बात है जब कैल्शियम की इतनी ज़्यादा मिकदार हो जाएगी, जब हाइपर कैलीमिया हो जाएगा तो वो हर जगह डिपॉजिट होगा ना, तो वो नॉर्मल टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है। सही, अब हाइपर कैलीमिया किस वजह से होता है, अगर क्या बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से हाइपर कैलीमिया होता है। सही, उसके अलावा अगर बोन्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए किसी भी वजह से या कोई ट्रॉमा वगैरह हो जाए उससे भी हाइपर कैलीमिया हो जाता है। अगर विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाए जिसमें विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन होती है, उसके अलावा दूसरी चीज़ें होती हैं उनकी वजह से अगर कोई विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएगा उसकी वजह से भी क्या होगा कि उसकी वजह से भी हाइपर कैलीमिया होगा। और रीनल फेलियर हो जाएगा तो उसकी वजह से भी हाइपर कैलीमिया होगा।